हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 3, और इसमें हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो डाला हुआ है उसमें मैंने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए और पूरे क्वेश्चन आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करिए। चलिए, और जिन्होंने वो वीडियो देख ली है तो वो मेरे साथ पहले इधर ही आ जाए। चलिए, तो अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो पहले जल्दी से पहले वीडियो लाइक कीजिए, जल्दी कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें। रिमूवल ऑफ गोनेड्स कैन बी कंसीडर अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, व्हाई? बताइए कि जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स का मतलब टेस्टिस और ओवरी, इनका रिमूवल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं है, और क्यों? जल्दी बताइए। तो क्यों भाई? अब हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सके, है ना। हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बच्चों में जो गैप हो सके। हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच सके, है ना। तो ये हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज़ हैं। बट अगर आप गोनेड ही क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो पार्टनर है ना, जो कपल है, वो क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल, और वो लाइफ में कभी भी फिर क्या नहीं कर सकता, कंसीव नहीं कर सकता, कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकता। तो हम ऐसा तो नहीं चाहते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से, ठीक है। तो ये कोई कंसिडरेशन में नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। चलिए, तो देखते हैं क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनफोर्सीन unwanted pregnancies and to prevent the spreading of sexually transmitted disease। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ क्या है कि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है और प्रिवेंट करना है क्या, स्प्रेड से बचना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, है ना। ये तो हमारा क्या है, मोटिव है। Some other alternatives to prevent unwanted pregnancies are the oral और barrier। oral मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती है ना, मेडिसिन जो होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो कॉम्बिनेशन होता है, या पीओपी जो होती है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल जो होती है, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया। या बैरियर का मतलब कॉन्डम्स, जो मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स होते हैं। वहीं पर नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल में हमने पढ़ा था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, है ना, कि जो फर्टाइल पीरियड होता है उसको अवॉइड करो। 10 to 17 डेज वाला जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसे अवॉइड करो। उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स होगा तो वो फर्टाइल पीरियड है, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर है। फिर बाद में आती है, और कौन सा होगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अलावा, अपना दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है वो डिलीवरी हो गई बच्चे की, जो पार्चुरेशन हो गया, उसके बाद जो 6 महीने रहते हैं, पार्चुरेशन के बाद जो 6 महीने रहते हैं, जिसे हम लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं, उसमें फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। ठीक है, तो उस टाइम पर इंटरकोर्स करना क्या है, कंप्लीटली नहीं बोलूँगी बट हाँ सेफ तो है ना, क्योंकि कई बार क्या होते हैं फेलियर चांसेस भी उसके ज़्यादा रहते हैं। अब उसके बाद और क्या हो गया आपका, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में मतलब ट्यूबेक्टोमी करना, वेसेक्टोमी करना, है ना। तो ये सब जो है ये परमानेंट मेथड, ये सारे जो थे अभी टेम्पररी मेथड्स थे, ये परमानेंट मेथड है। क्लियर है। इम्प्लांटेशन, इंजेक्शंस वगैरह, ये सारे क्या है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। बट द कंप्लीट रिमूवल ऑफ गोनेड्स, है ना, बट ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थोड़ी ना हुई कि टेस्टिस और ओवरी को ही निकाल के फेंक दिया। अगर टेस्टिस और ओवरी को निकाल के फेंक दिया, अगर कपल चाहते हैं कि भाई 2 साल बाद उनका बच्चा हो, तो फिर कहाँ से होगा,
है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ गोनेट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन एज इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी एंड मेक सेवरल हार्मोन्स अनअवेलेबल। अब बात आती है हार्मोन्स की, ठीक है। तो जो गोनेट्स होते हैं, मेल गोनेट्स जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, वो मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बोलते हैं। क्लियर है। अगर ये नहीं होंगे तो जो मस्कुलाइन कैरेक्टर्स है या मेल को जो कैरेक्टर्स है वो नहीं होंगे, है ना। उसकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगी। सेम फीमेल्स के साथ है, अगर ओवरी नहीं रहेगी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा, तो उसके सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। अब देखिए क्या बोल रही है कि अनअवेलेबल विच आर क्रूशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। इनका होना, इन हार्मोन का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कैसे नॉर्मल फंक्शन कर पाए। क्लियर है। कॉन्ट्रासेप्शन इज यूज टू प्रिवेंट एनी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम फर्टिलाइजेशन से बच सके, है ना। किससे बच सके, फर्टिलाइजेशन से बच सके। एंड नॉट मेक अ पर्सन इनफर्टाइल फॉर द लाइफ, है ना। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज करने की वजह से जो कपल है वो इनफर्टाइल हो जाए, मतलब वो कभी भी बच्चा कंसीव ना कर सके, ये तो हम नहीं चाहते। अगर ऐसा होता, इसके ये इफेक्ट होते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज नहीं करता। क्यों करते? अगर ऐसी कंडीशन होती कि भाई बच्चा ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या क्यों करेंगे, है ना। हम सिर्फ क्या चाहते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से रिलीफ चाहते हैं, बच्चों में गैप चाहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना चाहते हैं, इसलिए हम इन मेथड्स का यूज कर रहे हैं। क्या क्लियर है। तो नॉट मेक टू पर्सन इनफर्टाइल लाइफ एज रिमूवल ऑफ गोनेट्स वुड डू, है ना। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो पर्सन है वो इनफर्टाइल हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि गोनेट्स को रिमूव कर दिया गया। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये बोल रहे हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, इज दिस बैंड नेसेसरी? कमेंट। चलिए तो कमेंट करते हैं। एमनियोसेंटेसिस जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन है, होता है इसकी वजह से, है ना। अर्ली स्टेज में जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है इसका, और इसे बैन किया गया है हमारी कंट्री में। क्या ये बैन करना ज़रूरी था? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल ज़रूरी था, ठीक है। हमारे देश में कहीं ना कहीं अभी भी जो फीमेल जो चाइल्ड है उसे इक्वेलिटी नहीं मिली है अभी, कहीं ना कहीं बहुत। अगर आप पीछे वाले जगह पे एरियाज में चले जाओ तो हमेशा प्रायोरिटी मेल चाइल्ड को ही मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। तो क्या होता है, लोगों के अंदर ये है कि भाई हमें तो बच्चा जो चाहिए वो लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स की क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पर ये एमनियोसेंटेसिस कराते हैं, वहाँ पर उनको बच्चे का सेक्स पता चल जाता है कि बच्चा जो माँ की गोद में है वो मेल है या फीमेल है, जो यूट्रस में है वो मेल है या फीमेल है। अगर पता चला कि फीमेल है तो उसका क्या करा देते हैं, वहीं पर अबॉर्शन करा देते हैं। क्लियर है, एमटीपी करा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है गलत है। जो एमनियोसेंटेसिस अगर एक्चुअली में ज़रूरी है वो किस लिए है कि इससे हम पता कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता कर लिया तो हम जो डिसीज़ बाद में बहुत ज़्यादा अफेक्ट शो करेगी उसको हम पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्योर कर सकते हैं, है ना। हम म्यूटेशन कर सकते हैं। तो ये इसलिए किया जा रहा था, बट इसका काफ़ी ज़्यादा, वही बात होती है ना, हर अच्छे काम का बहुत बुरा उपयोग करते हैं लोग, ठीक है। तो ये इसका क्या उपयोग कर रहे हैं आपको समझ में आ गया। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस बैन होना जरूरी था। अब देखिए, एमनियोसेंटेसिस इज prenatal diagnostic technique which is used to determine the sex and the metabolic elements of the developing fetus in the uterus of mother which is carried out by observing chromosomal patterns, ठीक है। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। बच्चे के पैदा होने से पहले ही क्या कर लें, जल्दी बताइए, क्या कर लें, उसका सेक्स पता कर ले, ठीक है, कि वो बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो क्या बोला, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स एंड द मेटाबॉलिक एलिमेंट्स
ऑफ द डेवलपिंग फीटस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एलिमेंट्स के बारे में भी पता कर सकते हैं कि भाई बच्चा जो है प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, उसकी प्रॉपर ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है वो ड्वार्फ है, ठीक है, प्रॉपर उसका फंक्शनिंग नहीं हो रही बॉडी की, ठीक है, कुछ जो ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, है ना, इन द यूट्रस ऑफ द मदर विच इज कैरीड आउट बाय ऑब्जर्विंग क्रोमोसोमल पैटर्न। और ये सब हम कैसे पता करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न को देखकर। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। अब देखिए, द मेथड वाज डेवलप्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फीटस, है ना। ये जो मेथड है ये क्यों की गई थी कि भाई अगर फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसे हम क्या कर ले, पहले डिटरमाइन मतलब उसे पता कर लें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे बेस्ट रहता है। क्लियर है, तो उसका ट्रीटमेंट कर दें। बट अनफॉर्चुनेटली दिस प्रोसीजर हैज़ बीन मिसयूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। बट मैं वही वाली बोल रही हूँ ना कि हर अच्छी चीज़ का बुरा उपयोग तो पूरा होता है, तो इसका इतना गंदा उपयोग करने में स्टार्ट कर दिया कि क्या कर रहे हैं, इस प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स डिटेक्शन में बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, है ना। बर्थ जो चाइल्ड है उसका बर्थ होने से पहले सेक्स पता कर लेते हैं, अगर सेक्स जो है फीमेल है तो उसे मरवा देते हैं। क्लियर है, लीडिंग टू द फीमेल फेटिसाइड, है ना। फीमेल फेटिसाइड का मतलब बच्चे को, जो फीमेल जो चाइल्ड है उसको मरवा देते हैं। हैंस टू प्रिवेंट दिस practice a ban on usage of amniocentesis for sex determination is necessary, है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन होना चाहिए, है ना कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए वो कंप्लीटली लीगल है, वो क्यों होगी बैन, वो बैन किस लिए होना चाहिए जल्दी बताइए, और बैन है किसके लिए, बैन है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। आप बच्चे का सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते बिफोर पार्चुरेशन। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। चलिए, तो पढ़ लिया, देख लिया ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि हमें वो मेथड सजेस्ट करनी है जो असिस्ट करती है इनफर्टाइल कपल्स को। क्या क्लियर है इतना? चलिए, तो इनफर्टाइल कपल या इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, है ना। 2 साल से ज्यादा से अगर कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं उसके बाद भी क्या नहीं हो पा रहा है, जल्दी बताइए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा या कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल। क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल। अब इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉपर पहले चेकअप होते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, किस वजह से जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। अगर वो मतलब करेक्टेबल है ना, तो क्या करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट चलेगा, उसे करेक्ट करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, उन्हें असिस्ट करेंगे, किसके लिए, ART के लिए। किसके लिए, ART के लिए। ART क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और इसमें हम क्या असिस्ट करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में, जिफ्ट के बारे में, गिफ्ट के बारे में, ICSI के बारे में, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में। क्लियर है। और क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, इन वीवो फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो ये सब कुछ हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं किस किस बारे में इन्होंने बात किया है। देखिए, तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, द inability of couple to produce baby in spite of unprotected sexual intercourse is termed as infertility। ठीक है, तो infertility का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जल्दी बताइए, क्या क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने पर भी, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद भी क्या नहीं कर पा रहा, वो फर्टाइल नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी। क्या बोलेंगे,
इनफर्टिलिटी। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है आपको? ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब क्या बोल रहे हैं? दिस कैन अराइज ड्यू टू कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। ठीक है, अब बात आती है कि इनफर्टाइल का मतलब, इनफर्टिलिटी का तो मतलब समझ में आ गया, बट ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हो सकता है कॉन्जेनाइटल डिजीज के वजह से, है ना। किसके वजह से? कॉन्जेनाइटल डिजीजेस के वजह से, और फिजिकल हेल्थ की वजह से आपकी, है ना, फिजिकल हेल्थ बहुत वीक है। क्लियर है? तो ये भी एक रीजन है, फिजियोलॉजिकल एक रीजन है, ठीक है, और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है? रीजन है जिसकी वजह से कपल जो है वो क्या हो सकता है? इनफर्टाइल हो सकता है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या आपको इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। तो देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं? द डायग्नोस्टिक एंड करेक्टिव मेजर्स फॉर फ्यू ऑफ दीज डिसऑर्डर कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, तो क्या हुआ? अब पता चला कि जो कपल है वो क्या है? इनफर्टाइल है। तो क्या करेंगे? डायग्नोस करेंगे कि क्या रीजन है, इनफर्टिलिटी का क्या रीजन है, और उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, मतलब उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस चीज का तो ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर वो क्यूरेटिव है तो। मेजर्स फॉर अ फ्यू ऑफ दीज disorder can be carried out specialized healthcare units and infertility clinics। ठीक है, तो ये इसका जो इलाज है ना, इसका जो कंसर्न है वो कहाँ देखा जाता है? जल्दी बताइए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स एंड इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में। ठीक है, समझ में आया? तो इसके आगे आप देखिए क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम ART कहते हैं, आर द स्पेशल टेक्निक दैट कैन असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स इन बियरिंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है उसकी मदद से इनफर्टाइल कपल को हम क्या करते हैं? जल्दी बताइए। हम उन्हें जो है इस एक तरीके का गिफ्ट ही हो गया ये, तो क्या आर्टिफिशियल करा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कपल इन बियरिंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम हेल्प करते हैं कि वो क्या कर पाए? जल्दी बताए, वो कंसीव कर पाए। क्लियर है? कौन? इनफर्टाइल कपल जो है वो कंसीव कर पाए। ये किसका मोटिव रहता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। और ये क्या होता है? समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को कि भाई जो इनफर्टाइल कपल है वो क्या कर सके? कंसीव कर सके। उसकी कुछ कुछ मेथड्स होती है जो हम अभी इसमें आगे देख लेंगे। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है आपको? चलिए तो आगे बढ़े, अब देखते हैं। देखिए ये लिस्ट है जो कि क्या है? असिस्टिंग फर्टाइल कपल्स के लिए है। अब देखिए, लिस्टेड बिलो आर सम मेथड्स असिस्टिंग इनफर्टाइल कपल इन हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं इनफर्टाइल कपल को कि वो क्या कर पाए? चिल्ड्रन को बर्थ दे पाए या कंसीव कर सके। क्या क्लियर है? तो पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि टेस्ट ट्यूब में हम क्या करा रहे हैं? फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। टेस्ट ट्यूब में कहाँ करा रहे हैं? लेबोरेटरी में। कहाँ पर? लेबोरेटरी में। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करा रहे हैं? फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF। ठीक है, तो आपने काफी बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे, वहां पर लगे होंगे IVF के बैनर्स। ठीक है, कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में IVF फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? तो IVF का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। तो होता क्या इसमें? देखिए, इन दिस मेथड द डोनर्स एग इज रिमूव्ड एंड फर्टिलाइज इनटू विट्रो fertilized in vitro by the sperm of the donor under a sterile environment in a culture medium. This fertilized embryo is then transferred to the body of donor for complete development. Development of this method has induced a success rate of less than 20%. ठीक है, IVF ET of 2 types, IUT एंड ZIF। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला मैं आपको पूरा समझाती हूँ। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या करते हैं? डोनर, डोनर का मतलब जो वाइफ है ना, या वो हो सकती है डोनर, या कौन है? कोई अदर जो फीमेल है वो डोनर हो सकती है। तो डोनर से एग लिया, उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, ओके ले लिया। टेस्ट ट्यूब में स्टेराइल कंडीशन है ना,
तो टेस्ट ट्यूब में एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है। अब उसमें क्या है, एग है, क्या है, एग है टेस्ट ट्यूब में। और स्पर्म को कहाँ से कलेक्ट किया, डोनर से। डोनर कौन हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है या कोई दूसरा मेल हो सकता है, तो उससे स्पर्म लिया, स्पर्म लिया इंजेक्शन में और इसको क्या कर दिया, जल्दी बताइए, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में अब क्या है, ओवम है, स्पर्म है, तो ओवम से क्या करेगा, स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा, है ना। ओवम को स्पर्म जो है क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुआ तो एम्ब्रियो बना, है ना। जाइगोट जो है उसमें क्लीवेज हुआ तो क्या बना, एम्ब्रियो बना। और इस एम्ब्रियो का क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसमें, जो डोनर फीमेल है, मतलब जो चाहते हैं, जो इनफर्टाइल कपल हैं, उसमें क्या कर देंगे, इस एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है, उस फीमेल के यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में। ये डिपेंड करता है कि कितने सेल स्टेज में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 32 सेल स्टेज में या आप 8 सेल स्टेज में कर रहे हो, तो 8 सेल स्टेज में कर रहे हो तो आप कहां पर करोगे, जल्दी बताइए, फेलोपियन ट्यूब में। कहां पर करोगे, फेलोपियन ट्यूब में। अगर आप इससे ज्यादा सेल स्टेज में कर रहे हो, जैसे कि 32 ब्लास्टोमेयर स्टेज में कर रहे हो, तो उसको आप कहां पर करोगे, ट्रांसफर, यूट्रस में, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। या अगर आप क्या कर रहे हो, जाइगोट वाली स्टेज में कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिफ्ट। क्या बोलेंगे, जिफ्ट। तो जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। अगर आप 8 ब्लास्टोमेयर से पहले, है ना, चाहे वो जाइगोट वाली स्टेज में हो या 2 सेल स्टेज में हो, 4 सेल स्टेज में हो या 8 सेल स्टेज में हो, तो आप फेलोपियन ट्यूब में करते हो। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जिफ्ट। क्या बोलते हैं, जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है जिफ्ट का मतलब, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्या समझ में आया। तो 8 या 8 से पहले वाली स्टेज में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 सेल स्टेज से ज्यादा है, 32 या 32 ब्लास्टोमेयर स्टेज है, तो उसे हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, यूट्रस में, और इसे हम बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, इतना समझ में आया कि कैसे क्या होता है ना। चलिए तो आगे बढ़े क्या। तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं, ये जिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और हमने बोला था कि ये क्या होता है, अगर जब जाइगोट बना, जाइगोट में इनिशियल क्लीवेज हुए, मतलब 8 सेल स्टेज तक जब अगर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं एम्ब्रियो को, तो उसे क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं। और कहां पर ट्रांसफर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। कहां पर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द फर्टिलाइज्ड एग्स अराइव एट 8 cell stage blastomere. It is the transfer to the fallopian tube for further stages of development. ठीक है, तो जाइगोट वाली स्टेज पे या 8 सेल स्टेज तक हम क्या करते हैं, ब्लास्टोमेयर को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। और फिर क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या फीमेल बॉडी है, उसी के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रियो का। क्या क्लियर है। वहीं पर हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर की बात करें तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में क्या होता है, यहां पर देखिए, इन दिस मेथड द फर्टिलाइज्ड एग अराइव्स एट 32 सेल स्टेज, है ना। मैंने पहले ही बात कर ली थी कि यहां पर जो एग होता है वो कहां पर पहुंच जाता है, 32 सेल स्टेज या ब्लास्टोमेयर की बात करें तो देखिए, एडवांस्ड स्टेजेस टू द 8 स्टेजेस ऑफ ब्लास्टोमेयर, है ना, एंड is then transferred to the uterus for further stages. ठीक है, तो 32 सेल स्टेज वाली कंडीशन में, ब्लास्टोमेयर की 32 सेल स्टेज कंडीशन में क्या करते हैं, एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, यूट्रस में। और वहां पर फिर क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, एंड फिर क्या होता है, जल्दी बताइए, वहां पर हो जाता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, और इसे हम सरोगेसी भी बोलते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, इन दिस मेथड द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन द फर्टाइल फीमेल, है ना, विच इज then transferred to the body of an infertile female
who is not able to conceive. The success rate of this प्रोसीजर इज नियरली 65%। क्या इतना क्लियर है? इन्होंने क्या बोला है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर इन दिस मेथड द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन द फर्टाइल फीमेल। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं? फर्टाइल फीमेल में, विच इज देन ट्रांसफर टू द क्या बोल रहे हैं, विच इज देन ट्रांसफर टू द बॉडी ऑफ इनफर्टाइल फीमेल हु इज नॉट एबल टू द कंसीव। ठीक है, और फिर इसे बाद में कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं? इनफर्टाइल फीमेल में, जो कि कंसीव नहीं कर पा रही है। ठीक है, द सक्सेस रेट ऑफ दिस प्रोसीजर इज नियरली 65%। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसका सक्सेस रेट क्या है, तो 65% इसका सक्सेस रेट है। ठीक है, मतलब 65% चांसेस है 100% में से कि जो है फीमेल जो है वो क्या कर सकती है? कंसीव कर सकती है। क्या क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है या नहीं? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर? इसे हम जिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिफ्ट कहते हैं। तो देखिए जिफ्ट में क्या है, इन दिस मेथड द अनफर्टिलाइज्ड oocytes एंड द स्पर्म आर कलेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड to the fallopian tube of another female who is unable to produce egg but is able to offer a suitable ambience for fertilization and development. ठीक है, the success rate of this procedure is around 30%। ठीक है, तो हो क्या रहा है इस कंडीशन में मैं बताती हूँ। जो फीमेल है उसकी बॉडी कंसीव करने के लिए, मतलब कैसे कंसीव करने के लिए, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए सही है, बट उसकी ओवरी जो है वो फंक्शनल नहीं है, उसकी जो ओवरी है वो प्रॉपर एग नहीं बना रही। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, डोनर की मदद से एग लेंगे और उस फीमेल जो कि क्या है इनफर्टाइल है, उस फीमेल के अंदर उस ओवम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ओवम ट्रांसफर किया, इंसेमिनेशन हुआ, स्पर्म्स पहुंचे वहां तक, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब जो उस बॉडी है, फीमेल की बॉडी है जो कंसीव करना चाहती है, वो क्या है, बाकी फर्दर जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस है, डेवलपमेंट के लिए जो है वो सुइटेबल है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा, जेस्टेशन पीरियड चलेगा और पार्चुरेशन हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो जिफ्ट का मतलब सिर्फ होता है गैमीट का ट्रांसफर करना। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। समझ में आया नहीं? जल्दी बताइए, क्या इतना समझ में आया या नहीं? तो जिफ्ट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओवम, जो किसमें, जो कि इनफर्टाइल क्या है, फीमेल है, उसमें ट्रांसफर करना। कहाँ से ट्रांसफर करना? डोनर से लेकर उसमें ट्रांसफर करना। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए। उसका खुद का एग नहीं है ये। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। इसका जो प्रोसीजर है, इसका सक्सेस रेट जो है सिर्फ 30% है। कितना परसेंट है? 30%। क्यों? क्योंकि कई कंडीशन में ऐसा होता है कि फीमेल की जो ओवरी है वो फंक्शनल नहीं है, बट कई टाइम ये भी होता है कि कंसीव ही नहीं कर पा रहा है, उसके बाद भी हमने गैमेट ट्रांसफर कर दिया, फिर भी जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसका जो सक्सेस रेट होता है वो सिर्फ 30% होता है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की, जिसे हम ICSI भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, दिस मेथड इज कैरीड आउट इन द लेबोरेटरी। कहां पर होती है? लेबोरेटरी में ही होती है। ठीक है, चलिए, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो इज डन थ्रू ICS। द सक्सेस रेट ऑफ दिस प्रोसीजर इज 60 to 70%। ठीक है, मतलब अच्छा खासा रेट दिख रहा है यहाँ पर, है ना? अगर आप 60 से 70% सक्सेस रेट मान रहे हो तो ये अच्छा रेट है। ठीक है, मतलब ये अच्छा साइन है। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में, है ना, वही वाली बात होती है, टेस्ट ट्यूब में एग लिया, है ना, स्पर्म लिया इंजेक्शन में, और उस स्पर्म को छोड़ दिया कहां पर? क्या बोल रहा है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो क्या किया, उस स्पर्म को लिया और इंजेक्शन के थ्रू कहां पर ट्रांसफर कर दिया? जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म में। कहां पर? ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या समझ में आया? तो इसका सक्सेस रेट जो है वो कितना है? 60 to 70%। क्या क्लियर है? चलिए, अब दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली
हम क्या कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मतलब वेजाइना में या यूट्रस में स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। इसे हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है मैम, ये क्यों करना पड़ता है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? देखिए कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है मेल्स में, ठीक है, तो क्या होता है कि पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा, पेनिस में इरेक्शन नहीं होगा तो इजैकुलेशन नहीं होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा तो इंसेमिनेशन कैसा होगा, है ना। तो ये कंडीशन जो होती है, ये इम्पोटेंसी वाली कंडीशन जो हो गई, इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, जो स्पर्म है वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराए जाते हैं। कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब वेजाइना में या यूट्रस में। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया? तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलिए, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन दिस मेथड सीमेन दैट इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम अ healthy donor or husband in introduced either into the uterus of the female or her vagina. The success rate of this procedure is about 20 to 40%. इसका सक्सेस रेट क्या है, सिर्फ 20 से 40%। क्या क्लियर है? अब आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि दोनों में स्पर्म है, मैम कौन सी कंडीशन हम कब अप्लाई करेंगे? तो पहली कंडीशन जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वाली कंडीशन है, ये कंडीशन हम कब करेंगे, जब जो मेल है ना, मेल है वो इसका जो स्पर्म काउंट है वो कम है, ठीक है, मतलब वो इंसेमिनेट तो कर पा रहा है बट क्या है, स्पर्म काउंट इतना कम है कि स्पर्म वहां तक, कहां तक, ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो क्या है, बेटर है कि उसको बाहर ही क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे। मतलब यहाँ पर मेल बॉडी क्या कर रही है, स्पर्म तो अच्छे कम बना रही है, स्पर्म तो बना रही है बट कम बना रही है, और ये कम स्पर्म की वजह से, ओलिगोस्पर्मिया की वजह से या एजूस्पर्मिया की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही, इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ रही। तो स्पर्म काउंट कम होने का या एब्सेंट होने की कंडीशन में क्या करेंगे हम, बताइए जल्दी से, हम करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या क्लियर है? वहीं पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करेंगे, जब मेल जो है वो क्या है, उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब उसका इरेक्शन नहीं हो रहा, इजैकुलेशन नहीं हो रहा, इंसेमिनेशन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। या अगर वो नहीं बना रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, दूसरे मेल से, डोनर से स्पर्म कलेक्ट करेंगे और इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट का मतलब इंसेमिनेट कर देंगे, कहाँ पर, जल्दी बताइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो इसका सक्सेस रेट कितना है, 20 से 40%, और इसका कितना है, 60 से 70%। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। इतना क्लियर हुआ तो अब कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये कब करेंगे, ये कब करेंगे, जल्दी बताइए, क्या कंफ्यूजन है? चले, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, व्हाट are the measures one has to take to prevent contracting STDs। ठीक है, तो आपको क्या प्रिवेंशंस रखने हैं कि STD आपको ना हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया था आपको, है ना, कि कॉन्डम्स का यूज करना है कि नहीं करना, ये सारे पॉइंट्स बताए थे कि नहीं। अगर STD हो जाती है डायग्नोस तो प्रॉपर कंसल्ट करिए डॉक्टर से, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको बचना ही है STD से तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, है ना, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचिए। और कैसे होता है तो वो हम बात कर लेते हैं कि लिस्टेड बिलो आर द मेजर्स टू टेकन टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ STDs। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैंने बता दिया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, STDs के चांसेस बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं मैं बताती हूँ। सपोज एक पर्सन को क्या है, STDs है ना, उसको क्या है, STI है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और उसने ब्लड डोनेट करके आ गया बैंक में। उसको नहीं पता था, उसके कोई इरादे गलत नहीं थे। अगर वो ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके इरादे गलत नहीं है ना, उसने डोनेट करके आ गया। अब भाई उसे नहीं पता था, उसकी बॉडी में डायग्नोस ही नहीं हुई थी तब तक, है ना, ऐसे कुछ सिम्टम्स मिल ही नहीं रहे थे, डायग्नोस ही नहीं हुआ पाए। और वो जब आप जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं, जब ब्लड डोनेट करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है ना, आपको डायबिटीज जैसी कोई बीमारी तो नहीं है, आपको ये बीमारी वो बीमारी, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कहीं ऑटोइम्यून डिजीजेस तो नहीं, बहुत सारी चीजें वो पूछते। ठीक है, अब इस कंडीशन में जैसे एड्स की हम बात करें तो एड्स 6 से 10 साल तक तो डायग्नोस ही नहीं हो पाता कि एड्स है। ठीक है,
तो उस टाइम पे ये डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा, बट उसमें था तो उसका जो इफेक्ट्स है, सिम्टम्स है, वो दिख नहीं रहे थे, वो 10 साल बाद दिख रहे हैं। तो जब तक क्या हुआ, उसने ब्लड क्या किया, डोनेट किया, और वो ब्लड किसी और में चढ़ गया, तो क्या हो गया, वो फैल गया, है ना। तो ऐसे क्या होता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये जो STIs है ये क्या हो जाती है, ट्रांसमिट होती है। क्या क्लियर है ना। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन और ड्रग अब्यूजर मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। ड्रग अब्यूजर्स, ठीक है, ड्रग अब्यूजर्स की यहाँ पर बात क्यों की गई है, ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं उनसे भी STI काफ़ी ज़्यादा फैलती है। कैसे फैलती है मैं बताती हूँ। इंट्रावेनस ड्रग्स आते हैं, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा कुछ मूवीज में या आपने सुना भी होगा, तो क्या होता है, उनके पास एक इंजेक्शन रहता है ना, इंट्रावेनस ड्रग्स जो लेते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, ड्रग्स लिया इंजेक्शन में और क्या कर दिया, खुद से इंसर्ट कर लेते हैं, लिया और वही उठाया किसी और ने ले लिया, ठीक है। तो सपोज इसमें था, एक पर्सन में था, तो उसने क्या किया, इंजेक्ट किया, तो उसमें क्या लग गया, उसकी जो सिरिंज है उसमें उसका ब्लड आ गया, आया, दूसरे पर्सन ने लिया, उसके अंदर चला गया, गया कि नहीं, तीसरे पर्सन ने लिया, उसके अंदर चला गया। तो क्या हो रहा है, ऐसे ही क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है। तो अवॉइड करना है किसका, ड्रग अब्यूजर्स का, ठीक है। अब देखिए, शेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंजेक्शन नीडल मस्ट बी टोटली अवॉइडेड, ठीक है। पहले क्या होता था भाई, इंजेक्शन लिया, डॉक्टर ने भरा, झोला छापा, डॉक्टर की बात कर रही हूँ मैं, है ना। इंजेक्शन लिया, भरा, दूसरे में डाल दिया, लिया, दूसरे में लगा दिया। तो क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो इंजेक्शन है एक दो बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो अगर किसी पर्सन को है तो वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें, तो सपोज एक पर्सन है जिसकी सर्जरी हो रही है और उसको STI है, क्या है, STI है। तो सर्जरी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो बॉडी के टिश्यूज है, सेल्स है, ब्लड है, उसमें कॉन्टेक्ट में आ रहा है, क्लियर है। तो इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद उनको प्रॉपर स्टेरलाइज करा जाता है इंसिनरेटर में, क्लियर है। प्रॉपर हीटिंग में, प्रॉपर टेम्परेचर में उसको स्टेरलाइज किया जाता है ना। अगर प्रॉपर स्टेरलाइज नहीं हुआ और आपने किसी और के ऊपर उसको यूज कर लिया, तो क्या होगा, उसमें उसके ब्लड के स्टेन्स होंगे, ब्लड होगा, तो वो क्या होगा, इससे किसी और में ट्रांसफर हो गई। समझ में आया। तो ऐसे क्या हो रही है, यहाँ पर डिजीज ट्रांसफर हो रही है। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो इतना है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो देखते हैं और क्या बोल रहा है, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। यहां पर क्या बोला है इन्होंने कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना, क्वाइटस जो है उसको अवॉइड करना है अननोन पर्सन से, ठीक है। क्योंकि अननोन पर्सन के बारे में आप जानते नहीं हो, है ना, कि उसको कोई डिजीज है या कुछ है, जो भी है, ठीक है। तो आपको उसकी बॉडी के बारे में नहीं पता, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलेगी। वहीं पर अवॉइड करना है मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ठीक है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर का मतलब कि भाई अब यहाँ पर सपोज एक पर्सन को क्या है, STI है, तो वो आपका सेक्सुअल पार्टनर है ना, सेक्स पार्टनर है। तो अगर क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में इंटरकोर्स हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरकोर्स हुआ तो उसकी जो बीमारी है इसको फैली, क्लियर है, इसको फैली, इसका और किसी दूसरे के बीच में इंटरकोर्स हुआ तो उसकी बीमारी उसको फैल गई, उसका और किसी दूसरे के बीच में इंटरकोर्स हुआ तो उसकी बीमारी उसे फैल गई। तो ऐसे ये बीमारी क्या होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। क्या क्लियर है। तो क्या करना है, अवॉइड करना है अननोन सेक्स पार्टनर और मल्टीपल सेक्स पार्टनर। क्या क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, ऑलवेज यूज प्रिकॉशंस, ठीक है। तो हमेशा प्रिकॉशंस यूज करो ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। तो लिखा होगा हाँ, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स मतलब किसका यूज करना है, हमें क्या प्रिकॉशन यूज करना है, कॉन्डम्स का यूज करना है। किसका, कॉन्डम्स का। तो कॉन्डम्स का यूज क्यों करना है, क्योंकि कॉन्डम्स के यूज करने की वजह से, ठीक है, एक बैरियर बन जाता है दोनों बॉडी के बीच में, ठीक है। दोनों जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है उनके बीच में क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है। मतलब ये फिजिकली कांटेक्ट में, पेनिस और वेजाइना जो है फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते, क्योंकि इनकी स्किन जो है दोनों की वो क्या नहीं होती है, टच नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में क्या है, कॉन्डम है, एक बैरियर है। अब बैरियर है तो क्या है, ये जो डिजीज है वो भी
नहीं फैलेगी। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। अब देखिए, इन केस ऑफ एनी डाउट अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर मस्ट बी टेकन थ्रू मेडिकल असिस्टेंस फ्रॉम द क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आपको गड़बड़ लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरे में कुछ लक्षण आ रहे हैं STI के, ठीक है, किसके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के, तो जल्दी जाइए दौड़ लगाकर डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको सिम्टम्स बताइए, वो डायग्नोज करेंगे और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। अब ट्रीटमेंट दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन दवाई खाई और छोड़ दिया, ठीक है, जब तक वो प्रॉपर क्योर ना हो जाए, कंप्लीटली क्योर ना हो जाए, जब तक आपका मेडिकेशन चलते रहना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। ठीक है, क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो ये समझ में आया या नहीं? आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सी भाषा में, है ना, अपनी देसी भाषा में मैंने समझा दिया है आपको। अब हम ट्रू फॉल्स खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ट्रू फॉल्स। तो चलिए, रेडी हो आप? चलिए, तो कमेंट करना आप कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी, इसका क्या आंसर है, ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट आप बताइएगा। चलिए, तो पहला, अबॉर्शन कुड बी हैपन स्पॉन्टेनियसली टू। क्या अबॉर्शन जो है स्पॉन्टेनियसली हो जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ट्रू या फॉल्स? क्या है, ट्रू या फॉल्स? मेरे हिसाब से तो ये क्या है, ट्रू है। क्या है? ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। देखते हैं क्या आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ट्रू। इसका आंसर क्या है? चलो मैं थोड़ा सा इधर लिखती हूँ, है ना, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो मेरा आंसर क्या था? ट्रू। क्या था? ट्रू। चलिए, अब देखते हैं दूसरा। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वायबल ऑफस्प्रिंग and is always due to abnormalities detects in the female partner। क्या ये सही है कि जो इनफर्टिलिटी होती है वो हमेशा, जो एबनॉर्मलिटीज होती है वो किस में होती है? फीमेल पार्टनर में, इसलिए जो कपल है वो इनफर्टाइल होता है। क्या क्लियर है? क्या ये सही है? जल्दी बताइए। ये कथन, ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्लेनेशन क्या बिल्कुल सही है? जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आपको क्लास में समझा ही चुकी हूँ ये कि ये तो कंप्लीटली तो नहीं बोलूँगी, बट 50% सही है, 50% गलत है। मतलब 50% इसमें फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, 50% मेल रिस्पॉन्सिबल। हमेशा फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। क्लियर है? तो इस बेसिस पे कि ये बोल रहे हैं कि हमेशा फीमेल, ऑलवेज बोल रहे हैं, तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, है ना। ऑलवेज तो नहीं होती, कई टाइम पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती, कई टाइम पे मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलवेज फीमेल तो हमेशा गलत हो गया। क्या क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, इसका स्टेटमेंट का क्या होगा, ये सही है या गलत? गलत होगा मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, तो क्या हो गया ये? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बोले जब तक आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, जो मदर है जब तक बच्चे को फीड करा रही है, जब तक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन अप्लाई होगा। मतलब जब तक जो फीमेल है वो क्या नहीं कर पाएगी, अगर उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, मेल के बीच में और फीमेल के बीच में, और जो फीमेल है वो लैक्टेशन चल रही, उसका कंप्लीट लैक्टेशन पे है, और इस कंडीशन में क्या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन अप्लाई होगा? जल्दी बताइए भाई। 6 मंथ तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ तक होगा। अगर 1.5 साल तक पिला रही है माँ बच्चे को दूध, 2 साल तक पिला रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कॉन्ट्रासेप्शन चलता रहेगा अभी तक, क्योंकि लैक्टेशन में है मदर। तो बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। मेरे हिसाब से तो ये क्या होगा? फॉल्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है? जल्दी बताइए। इसका आंसर है फॉल्स। क्या है? फॉल्स। अब देखते हैं डी क्या बोल रहा है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। क्या क्या ये सही है? जल्दी बताइए। क्या अवेयरनेस प्रोवाइड करना, है ना, अवेयरनेस क्रिएट करना सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, तो क्या ये इफेक्टिव है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए? जल्दी बताइए। क्या ये इफेक्टिव है? बिल्कुल इफेक्टिव है। क्या है ये? बिल्कुल इफेक्टिव है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही हुआ। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, वो बिल्कुल सही है। क्या क्लियर है? तो देख ले जरा। तो ये क्या है? ट्रू। ये क्या है? ट्रू। आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि ये चारों पांचों स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, ये चारों स्टेटमेंट के क्या सही होगा या गलत होगा। चलिए, इतना समझ में आया? जल्दी बताइए। तो जल्दी से लाइक ठोको पहले तो,
आपने अभी तक अगर लाइक नहीं ठोके तो पहले तो लाइक ठोक दो। चलिए अब देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट करना है ये 4 स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन। क्या जो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो है, उसमें किसको प्रिवेंट करता है? गैमीट फॉर्मेशन से मतलब गैमीट फॉर्मेशन नहीं होने देता क्या? ये मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और उसको टाई कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरी गैमीट तो बनाएगी बट गैमीट का ट्रांसफर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गैमीट ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे ही मेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस में स्पर्म तो बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी, बट क्या नहीं होगा, स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि बीच में से ब्रिज टूट गया है ना। एक बात बताओ, एक ब्रिज है और उस ब्रिज को आप बीच में से तोड़ दो तो क्या आप पार कर पाओगे? आपको बीच में ही बाइक रोकनी पड़ेगी या नहीं रोकनी पड़ेगी? जल्दी बता दो, है ना। तो रोकनी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, आपने बाइक चलाना तो स्टार्ट किया, पर क्या हो गया, अब वहां रुक गए जहां पर ब्रिज टूटा था, उस ब्रिज को पार नहीं कर पाए, ठीक है। नहीं तो नीचे नदी में गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर रास्ता बंद है, मतलब यहाँ पर गैमीट तो बन रहे हैं बट गैमीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए। सर्जिकल मेथड और कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन, नो, इट प्रिवेंट गैमीट ट्रांसफर। इट प्रिवेंट गैमीट ट्रांसफर। क्या समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल। क्या जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो या प्रोटोजोवन हो, ये कंप्लीटली क्यूरेबल है? तो मैंने क्या बोला था, 3 डिजीज ऐसी है जो क्या नहीं है, क्यूरेबल नहीं है, जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, जो कि इनक्यूरेबल है। कौन कौन सी बोला था? एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड हर्पीस। कौन सा हर्पीस? जेनाइटल हर्पीस। तो ये 3 डिजीज जो है वो क्या है, क्यूरेबल नहीं है, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नो, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज diseases are, है ना, no, all completely sexually transmitted diseases are not curable, ठीक है। कौन कौन सी नहीं है, जल्दी बताइए, कौन कौन सी नहीं है? तो एड्स हो गई, एड्स जो है वो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जल्दी बताइए, जेनाइटल हर्पीस, कौन सी हो गई, जेनाइटल हर्पीस। और कौन सी हो गई, और हो गई हेपेटाइटिस बी। तो ये 3 जो डिसीजेस हैं, ये जो 3 डिजीजेस हैं, ये क्या है, इनक्यूरेबल है। क्या है, इनक्यूरेबल। क्या इतना क्लियर है? तो ये 3 डिसीज क्या है, इनक्यूरेबल। क्लियर है, समझ में आया? फिर क्या बोल रहा है, ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमॉन्ग द रूरल वुमेन। क्या रूरल वुमेन में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉमन है? जल्दी बताइए। तो ये वाला जो पॉइंट है, क्या बोल रहा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है, पिल्स जो होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन की जो पिल्स होती है या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो होती है, वो रूरल एरिया में ज्यादा पॉपुलर है। रूरल एरिया का मतलब क्या होता है, गांव साइड, है ना, गांव साइड ज्यादा पॉपुलर है। नहीं, ये जो पिल्स है ये कहां पर पॉपुलर है, अर्बन एरिया में। कहां पर, अर्बन एरिया, ठीक है। कहां पर है, अर्बन एरिया में। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है इन ईटी,
इन ईटी, ईटी का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रियो आर ऑलवेज, तो वर्ड यहाँ पर यूज हो गया ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स होती है उसमें एम्ब्रियो हमेशा कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? यूट्रस में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि द 8 सेल्ड स्टेज, जिसे हम ये सेल्ड को हम और क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोमेयर। क्या होता है यहां पर? एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। कहां पर करते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपको ये सारे स्टेटमेंट क्लियर होंगे और कहां पर क्या गलतियां हैं उन्हें हमने सुधार लिया है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बोल रहा है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फ्लो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड में गैमीट फॉर्मेशन नहीं रुकता, गैमीट फॉर्मेशन प्रिवेंट नहीं होता, गैमीट का, जल्दी बताइए क्या रुकता है? फ्लो रुकता है या ट्रांसफर रुकता है? मतलब वही वाली बात हो रही है कि आपने घर से गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए, घर से निकल तो गए आप, है ना, गाड़ी आपने स्टार्ट कर ही लिए, निकल गए और पहुंचे ब्रिज पे, और ब्रिज बीच में से टूटा था। कहाँ टूटा था? बीच में से टूटा था। तो आप घर से तो निकल गए, है ना, आपने मन तो बना लिया था और आप निकल भी गए, तो पहुंच तो गए वहां तक जहां पर ब्रिज क्या था? कंप्लीट था, और जहां से टूटा था आपने उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और कोशिश करोगे तो नीचे नर्मदा जी में पानी में आप गिर जाओगे। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन तो हो रहा है, गैमीट फ्लो नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्यूब को, चाहे वो वास डिफरेंस हो या फेलोपियन ट्यूब हो, उनको काट दिया है, वहां पर डिस्कनेक्ट कर दिया हमने ट्यूब को, इसलिए यहाँ पर गैमीट का, स्पर्म का या ओवम का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, फ्लो नहीं हो पा रहा। क्या क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, सम एसटीडीज कैन बी क्योर्ड इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? कुछ डिजीज, है ना, सम डिजीज है, तो कुछ डिजीज अगर अर्ली स्टेज में क्या कर ली गई? डिटेक्ट कर ली गई, है ना, और उसका प्रॉपर मेडिकेशन लिया गया, जब तक वो कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाती, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूरेबल है ना, क्या बोलेंगे? क्यूरेबल है। बट कुछ डिसीज जो है वो क्या है? इनक्यूरेबल है, जैसे कि एड्स, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज, ये जो डिजीजेस है ये क्या है? इनक्योरेबल है, मतलब ट्रीटमेंट पे भी ये कंप्लीटली क्योर नहीं होती। क्या क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अमंग अर्बन वुमेन, ठीक है। तो अर्बन वुमेन में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो ओरल पिल्स है वो क्या है? कॉमन है और पॉपुलर है। क्या क्लियर है? अब जो डी पॉइंट है वो बोल रहा है इन एम्ब्रियो ट्रांसफर या ईटी टेक्निक्स द सेल्ड 8 cells embryo are transferred into the fallopian tubes, whereas more than 8 cells embryo are directly transferred to the uterus। ये पॉइंट मैंने अभी 4 बार समझा चुकी हूँ। क्लियर है कि 8 सेल स्टेज तक जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है वो कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम जिफ्ट कहते हैं। और अगर वो 32 सेल स्टेज तक अगर ट्रांसफर कर रहे हैं हम उसे, या 8 सेल स्टेज से ज्यादा, मैं अगर ये स्टेटमेंट बोलती हूँ कि 8 सेल स्टेज से ज्यादा वाली स्टेज में ब्लास्टोमेयर को ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम कहाँ करेंगे? जल्दी बताइए। यूट्रस में, और इसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो आई होप आपको ये सारे
सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स, सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोस आप टाइम पर देख सके, तो जो आपकी बैकलॉग हो वो जीरो हो। क्लियर है? इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को, जैसे जिसका लिंक है www.magnetbeans.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल पर भी मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम चैनल पर भी मिलेंगे। हमारे दोनों चैनल्स हैं और दोनों चैनल पर सेपरेट टीचर्स पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम पर हिंदी के टीचर्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल पर इंग्लिश के सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। और इन चैनल्स पे आपको कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कराया जाता है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के अलावा आपको स्टेट बोर्ड्स की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।